नमस्कार दोस्तों, ई दृष्टि वीडियो प्रस्तुतिकरण में आपका स्वागत है। यहाँ विशुद्ध कॉम्पिटिटिव महत्व की घटनाओं पर केंद्रित नए नए वीडियो आपको प्राप्त होंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि इनमें कोई कमी महसूस करते हैं या फिर कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाकर अभिव्यक्त करें। करंट अफेयर्स की मासिक प्रस्तुति PDF प्रारूप में हमारी वेबसाइट edrishti.in से डाउनलोड भी कर सकते हैं। इस अंक में ई दृष्टि की विशेषज्ञ टीम इस सप्ताह की घटनाओं पर केंद्रित वीडियो प्रस्तुति के साथ आपके समक्ष उपस्थित है। प्रश्न 22 अप्रैल 2017 को संपूर्ण विश्व में विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया। वर्ष 2017 में इस दिवस हेतु किस अभियान को प्रारंभ किया गया है? ऑप्शन ए, पृथ्वी के लिए वृक्ष। ऑप्शन बी, पृथ्वी के लिए जल। ऑप्शन सी, पृथ्वी एवं जलवायु परिवर्तन। ऑप्शन डी, पर्यावरण और जलवायु साक्षरता। उत्तर डी, संबंधित तथ्य। 22 अप्रैल 2017 को संपूर्ण विश्व में विश्व पृथ्वी दिवस वर्ल्ड अर्थ डे मनाया गया। विश्व पृथ्वी दिवस को अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी माता दिवस इंटरनेशनल मदर अर्थ डे के रूप में भी मनाया जाता है। वर्ष 2017 में इस दिवस को ध्यान में रखते हुए अर्थ डे ने पर्यावरण और जलवायु साक्षरता एनवायरमेंटल एंड क्लाइमेट लिटरेसी नामक अभियान प्रारंभ किया है। ज्ञातव्य है कि पृथ्वी के संरक्षण हेतु विश्व भर में जागरूकता फैलाने हेतु यह दिवस वर्ष 1970 सेकेंड प्रति मनाया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2009 में 22 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी माता दिवस मनाने की आधिकारिक मान्यता प्रदान। प्रश्न, हाल ही में विश्व बैंक ने राष्ट्रीय जल मार्ग 1 विकसित करने के लिए कितने मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी? ऑप्शन ए, $275 मिलियन। ऑप्शन बी, $300 मिलियन। ऑप्शन सी, $375 मिलियन। ऑप्शन डी, $425 मिलियन। उत्तर सी, संबंधित तथ्य। 21 अप्रैल 2017 को जहाजरानी मंत्रालय द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार विश्व बैंक ने राष्ट्रीय जल मार्ग 1 विकसित करने के लिए $375 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी। उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार हल्दिया, पश्चिम बंगाल से लेकर वाराणसी, उत्तर प्रदेश 1390 किलोमीटर तक जलमार्ग विकसित करने की परियोजना के अंतर्गत 5,369 करोड़ रुपए की लागत से राष्ट्रीय जल मार्ग 1 गंगा नदी को विकसित कर रहा है। इस परियोजना को पूरा करने हेतु विश्व बैंक से तकनीकी एवं वित्तीय सहायता ली जा रही है। यह परियोजना 1500-2000 DWT की क्षमता वाले जहाजों के व्यावसायिक नौ परिवहन को सक्षम करेगी। परियोजना के अंतर्गत वाराणसी उत्तर प्रदेश, साहिबगंज झारखंड और हल्दिया पश्चिम बंगाल में 3 बहुआयामी टर्मिनल्स किए जाएंगे। वहीं दूसरी ओर कालूघाट और गाजीपुर में 2 अंतर मॉडल टर्मिनल, 5 रोल ऑफ रोल ऑन टर्मिनल, वाराणसी, पटना, भागलपुर, मुंगेर, कोलकाता और हल्दिया में नौक सेवा का विकास और पोत मरम्मत और रखरखाव की सुविधाएं विकसित की जाएंगी। इसके अतिरिक्त यह परियोजना भारत में पहली बार NW1 पर गंगा सूचना सेवा प्रणाली को स्थापित करने के लिए भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण को सक्षम करेगी। नदी सूचना प्रणाली उपकरण, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर आधारित सूचना प्रौद्योगिकी संबंधित सेवाएं हैं, जिसे अंतर्देशीय नौ परिवहन में यातायात और परिवहन प्रक्रियाओं को अनुकूलित करने के लिए डिजाइन किया गया है। राष्ट्रीय जल मार्ग 1 राष्ट्रीय महत्व का जल मार्ग है जो उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल से होकर गुजरता है। यह इलाहाबाद, वाराणसी, गाजीपुर, भागलपुर, पटना, हावड़ा, हल्दिया और कोलकाता के प्रमुख शहरों से होकर गुजरता है और गंगा से सटे क्षेत्रों की औद्योगिक जरूरतों को पूरा करने में योगदान देता है। ध्यातव्य है कि विश्व बैंक के बोर्ड ने इस ऋण को 12 अप्रैल 2017 को प्रश्न, सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए, 20 अप्रैल। ऑप्शन बी, 19 अप्रैल। ऑप्शन सी, 24 अप्रैल। ऑप्शन डी, 21 अप्रैल। उत्तर डी, संबंधित तथ्य। 21 अप्रैल 2017 को 11वां सिविल सेवा दिवस सिविल सर्विस डे मनाया गया। इस अवसर पर 21 अप्रैल
2017 के मध्य सिविल सेवा दिवस समारोह का आयोजन किया गया। इस 2 दिवसीय समारोह का मुख्य विषय थीम नवभारत निर्माण था। इसका उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने किया। ज्ञातव्य है कि भारत सरकार ने वर्ष 2006 सेकंड प्रत्येक वर्ष 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। इसका उद्देश्य सिविल सेवकों को स्वयं को नागरिकों के लिए पुनर्समर्पित करने तथा लोक सेवा और कार्य में उत्कृष्टता हेतु अपनी वचनबद्धता को पुनर्सृजित करने के लिए अवसर प्रदान करने। प्रश्न, हाल ही में किन्हें वर्ष 2017 के 75वें मास्टर दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई? ऑप्शन ए आमिर खान एवं सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन बी आमिर खान एवं कपिल देव, ऑप्शन सी जावेद अख्तर एवं नवजोत सिंह सिद्धू, ऑप्शन डी अजय देवगन एवं रणवीर कपूर। उत्तर बी। संबंधित तथ्य 20 अप्रैल 2017 को 75वें मास्टर दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2017 प्रदान किए जाने की घोषणा की गई। फिल्म दंगल में उत्कृष्ट अभिनय के लिए अभिनेता आमिर खान को विशेष पुरस्कार प्रदान किया जाएगा, जबकि कपिल देव को खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा प्रसिद्ध अभिनेत्री वैजयंतीमाला बाली को हिंदी सिनेमा में उनकी उपलब्धियों के लिए मास्टर दीनानाथ विशेष पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। यह पुरस्कार 24 अप्रैल 2017 को मुंबई में आयोजित एक समारोह में वितरित किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि यह पुरस्कार प्रसिद्ध गायिका लता मंगेशकर एवं आशा भोसले के पिता दीनानाथ मंगेशकर की स्मृति में उनकी पुण्यतिथि पर विभिन्न क्षेत्रों में विशेष योगदान करने वाले व्यक्तियों को प्रदान। प्रश्न, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संविधान 123वां संशोधन विधेयक 2017 और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग निरसन विधेयक 2017 को संसद में प्रस्तुत करने को मंजूरी दी। संविधान 123वां संशोधन विधेयक 2017 के शरीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग गठित किया जाएगा? ऑप्शन ए अनुच्छेद 335 बी, ऑप्शन बी अनुच्छेद 338 बी, ऑप्शन सी अनुच्छेद 336 बी, ऑप्शन डी अनुच्छेद 337 बी। उत्तर बी। संबंधित 19 अप्रैल 2017 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संविधान 123वां संशोधन विधेयक 2017 और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग निरसन विधेयक 2017 को संसद में प्रस्तुत करने के लिए मंजूरी दी। संविधान 123वां संशोधन विधेयक 2017 के शरीय संवैधानिक संशोधन के लिए निम्न प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 बी के तहत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के नाम से एक आयोग गठित करने और ई परिभाषा के साथ अनुच्छेद 366 के तहत धारा 26 सी को शामिल करने के लिए सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग का तात्पर्य उन पिछड़े वर्गों से है जिन्हें इस उद्देश्य के लिए संविधान में अनुच्छेद 342 के तहत रखा गया है। विधेयक का उद्देश्य राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 को रद्द करने साथ साथ राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग निरसन विधेयक 2017 में सेविंग क्लॉज व्यावृत्ति खंड के लिए ई स्थिति से राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को प्रभावी तौर पर भंग करने के लिए, क्योंकि इसके बदले केंद्र सरकार इस अधिनियम की धारा 3 उपधारा 1 के तहत नया राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कर सकती है। इसके अलावा मंत्रिमंडल ने प्रस्तावित नए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के लिए पदों और कार्यालय परिसर नई दिल्ली को बरकरार रखने को भी मंजूरी दी। उपरोक्त निर्णय से सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के समग्र कल्याण को बढ़ावा मिलेगा। ज्ञातव्य है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग तथा अनुच्छेद 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का प्रावधान। प्रश्न, प्रतिष्ठित पुलित्जर पुरस्कार निम्नलिखित में से किन किन क्षेत्रों में प्रदान किया जाता है? 1 पत्रकारिता, 2 साहित्य, 3 संगीत, 4 अभिनय। ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2 और 4, ऑप्शन सी
केवल 1 और 3 ऑप्शन डी। 1, 2 और 3 सभी उत्तर डी। संबंध 3 सभी उत्तर डी। संबंधित तथ्य 10 अप्रैल 2017 को पुलित्जर पुरस्कार प्रशासक माइक प्राइड द्वारा कोलंबिया यूनिवर्सिटी, न्यूयॉर्क, अमेरिका में वर्ष 2017 के पुलित्जर पुरस्कारों की घोषणा की गई। वर्ष 2017 के पुरस्कारों में पत्रकारिता के लिए 14, साहित्य के लिए और संगीत के लिए एक श्रेणी के अंतर्गत पुरस्कारों की घोषणा की गई, जो इस प्रकार हैं: पत्रकारिता, लोकसेव, न्यूयॉर्क डेली न्यूज और प्रोपब्लिका को ब्रेकिंग न्यूज रिपोर्टिंग, ईस्ट बे टाइम्स ओकलैंड सीए के कर्मचारियों को खोजी रिपोर्टिंग, चार्ल्सटन गैजेट मेल के एक इकाई की व्याख्यात्मक रिपोर्टिंग, इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट मैक्लाची और मियामी हेरल्ड को स्थानीय रिपोर्टिंग, द सॉल्ट लेक ट्रिब्यून के कर्मचारियों को राष्ट्रीय रिपोर्टिंग, द वाशिंगटन पोस्ट के डेविड फेरेंटहोल्ट को अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग, द न्यूयॉर्क टाइम कर्मचारियों को फीचर लेखों, द न्यूयॉर्क टाइम्स के सीजे चेवर्स को टिप्पणी, द वॉल स्ट्रीट जर्नल के पेगी नूनॉन को आलोचना, द न्यूयॉर्क के हिल्टनल्स को संपादकीय लेखन, द स्टॉर्म लेक टाइम्स, स्टॉर्म लेक राये आर्टिकुलेन संपादकीय कार्टूनिंग, मियामी हेरल्ड के जिम मॉरिन ताज़ा खबर फोटोग्राफी, स्वतंत्र फोटोग्राफर डेनियल बेयर हुलॉक फीचर फोटोग्राफी, शिकागो ट्रिब्यून के इचेशन वेम्ब सिगन्स, साहित्य, नाटक, संगीत, कथा, कॉल्सन व्हाइटहेड द्वारा लिखित, द अंडरग्राउंड रेलरोड नाटक, लिन नॉटेज द्वारा लिखित, स्वीट इतिहास, हीथर एंड थॉमसन द्वारा लिखित, ब्लड इन द वाटर, द इटिका प्रिजन अपराइजिंग ऑफ 1971 एंड इंटस लीगेसी, ब्लड इन द वाटर, द रैटिकल प्रिजन अपराइजिंग ऑफ 1971 एंड इट्स लेगेसी, जीवन, आत्मकथा, हिसमेट द्वारा लिखित, द रिटर्न, फादर्स, सन्स एंड लैंड इन बिटवीन, द रिटर्न, फादर्स और सन्स एंड लैंड इन बिटवीन, कविता, टहेम्बा जेस द्वारा रचित, ओलियो, सामान्य गैर कथा, मैथ्यू डेसमंड द्वारा लिखित, इविक्टेड, पॉवर्टी एंड प्रॉफिट इन द अमेरिका, इविक्टेड, पॉवर्टी एंड प्रॉफिट इन द अमेरिका, संगीत, डुयून की कृति, एंजल्स बोर्न। इस वर्ष के पुरस्कारों में विशेष पुरस्कार एवं मुद्रण, स्पेशल अवार्ड्स एंड साइटेशन श्रेणी के अंतर्गत किसी पुरस्कार। प्रश्न 20 अप्रैल 2017 को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए द्वारा किस राज्य में वनाग्नि पर पहले मॉक अभ्यास का आयोजन किया गया? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी ओडिशा, उत्तर बी। संबंधित तथ्य 20 अप्रैल 2017 को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए द्वारा उत्तराखंड में वनाग्नि पर अपनी तरह के पहले राज्य स्तरीय मॉक अभ्यास का आयोजन किया गया। इस अभ्यास का उद्देश्य वनों में आग लगने के दौरान किए जाने वाले प्रयासों की पहले से तैयारी और इस हेतु प्रतिक्रिया तंत्र में सुधार करना है। यह अभ्यास इंसिडेंट रिस्पांस सिस्टम के सिद्धांत के तहत आयोजित किया गया। एनडीएमए विशेषज्ञ मेजर जनरल वीके दत्त सेवानिवृत्त ने इस अभ्यास का नेतृत्व किया। वन में आग लगने के दौरान स्थानीय लोगों के बीच क्या करना चाहिए और क्या नहीं के उपायों के विषय में इस अभ्यास से जानकारी प्राप्त हुई। यह अभ्यास एक 3 दिवसीय कार्यक्रम का हिस्सा था जो 18 अप्रैल 2017 को एक समन्वयन सम्मेलन के साथ शुरू हुआ था। इस अभ्यास में सेना, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, वन, स्वास्थ्य, पुलिस, अग्निशामक, नागरिक सुरक्षा, परिवहन, बिजली, जनसंपर्क आदि जैसे सभी महत्वपूर्ण विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों ने। प्रश्न विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 16 अप्रैल, ऑप्शन बी 17 अप्रैल, ऑप्शन सी 10 अप्रैल, ऑप्शन डी 15 अप्रैल, उत्तर बी। संबंधित तथ्य 17 अप्रैल 2017 को संपूर्ण विश्व में विश्व हीमोफीलिया दिवस वर्ल्ड हीमोफीलिया डे मनाया गया। वर्ष 2017 में इस दिवस का मुख्य विषय थीम उनकी आवाजें सुने, देयर वॉइसेस है। उल्लेखनीय है कि यह दिवस हीमोफीलिया तथा अन्य आनुवंशिक खून बहने वाले विकारों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए प्रतिवर्ष मनाया जाता है। हीमोफीलिया खून के थक्के बनने की क्षमता को प्रभावित करने वाला एक आनुवंशिक रोग है।
हीमोफीलिया से पीड़ित व्यक्ति को अन्य सामान्य व्यक्तियों की तुलना में चोट लगने पर अधिक खून बहता है। इस बीमारी से महिलाओं की तुलना में पुरुषों के प्रभावित होने की संभावना अधिक होती है। यह रोग हीमोफीलिया ए तथा हीमोफीलिया बी दो प्रकार। प्रश्न, सोनी सिंचाई योजना वर्ष 2012 में किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई थी? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी तमिलनाडु। उत्तर संबंधित तथ्य 17 अप्रैल 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बोटाद गुजरात में सोनी सिंचाई योजना के चरण 1 लिंक 2 को राष्ट्र को समर्पित किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने सोनी सिंचाई योजना के चरण 2 लिंक 2 की नींव रखी। इस योजना का पूरा नाम सौराष्ट्र नर्मदा अवतरण सिंचाई SAUNI सौराष्ट्र नर्मदा अवतरण इरिगेशन योजना है। यह योजना प्रधानमंत्री मोदी ने अपने मुख्यमंत्रीत्व काल में वर्ष 2014 में शुरू की थी। इस योजना का उद्देश्य सरदार सरोवर बांध से पानी को नहर और पाइपलाइनों के माध्यम से पानी की कमी से जूझ रहे सौराष्ट्र क्षेत्र के बांधों तक पहुंचना है। योजना से सौराष्ट्र के सूखाग्रस्त क्षेत्र की लाखों हेक्टेयर भूमि की सिंचाई में मदद मिलेगी। इसी दिन प्रधानमंत्री ने सूरत के करतागांव में किरण मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल और मेसर्स हरे कृष्णा एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के डायमंड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का भी उद्घाटन। प्रश्न, निम्न में से किन देशों ने अपने पहले संयुक्त सैन्य अभ्यास सागरमाथा फ्रेंडशिप 2017 का शुभारंभ किया? ऑप्शन ए भारत एवं चीन, ऑप्शन बी भारत एवं नेपाल, ऑप्शन सी भारत एवं भूटान, ऑप्शन डी चीन एवं नेपाल। उत्तर डी संबंधित तथ्य 17 अप्रैल 2017 को चीन एवं नेपाल ने अपने पहले संयुक्त सैन्य अभ्यास सागरमाथा फ्रेंडशिप 2017 का शुभारंभ किया। इस 10 दिवसीय सैन्य अभ्यास का आयोजन नेपाल के महाराजगंज स्थित सैन्य प्रशिक्षण विद्यालय में किया जा रहा है। यह सैन्य अभ्यास आतंकवाद एवं आपदा प्रबंधन से मुकाबला करने के लिए किया जा रहा है। ज्ञातव्य है कि मार्च 2017 को नेपाल ने इस संयुक्त सैन्य अभ्यास का प्रस्ताव काठमांडू आए चीन के रक्षा मंत्री जनरल चांग वाकिवान के समक्ष किया था। गौरतलब है कि नेपाल लंबे समय से भारत और अमेरिका के साथ ऐसा सैन्य अभ्यास करता रहा है, किंतु चीन के साथ उसका ये सैन्य अभ्यास भारत की कूटनीतिक विफलता का संकेत दे रही है। उल्लेखनीय है कि सागरमाथा विश्व के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट का नेपाली प्रश्न आधार पे से संबंधित निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। यह एक बायोमेट्रिक आधारित भुगतान प्रणाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अप्रैल 2017 को इसकी शुरुआत की। इसके लिए उपभोक्ता और व्यापारी दोनों का बैंक अकाउंट आधार से लिंक होना आवश्यक नहीं है। इस लेनदेन हेतु डेबिट कार्ड पिन और पासवर्ड की आवश्यकता नहीं होगी। निम्न में से कौन सा से कथन सत्य? ऑप्शन ए केवल 1, 2 तथा 4, ऑप्शन बी केवल 2 तथा 4, ऑप्शन सी केवल 1 तथा 2, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। उत्तर संबंधित तथ्य 14 अप्रैल 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉ. भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर नागपुर, महाराष्ट्र में भीम आधार पे की शुरुआत की। यह एक बायोमेट्रिक आधारित भुगतान प्रणाली है। इस प्रणाली के शुरू होने के बाद लेनदेन के लिए डेबिट कार्ड पिन और पासवर्ड की आवश्यकता नहीं होगी। भीम आधार पे के जरिए डिजिटल भुगतान की प्रक्रिया आसान हो गई। अब केवल अंगूठे का प्रयोग कर लेनदेन हो जाएगा। यह ऐप व्यापारियों के लिए बनाया गया है, जिससे वह ग्राहक से मात्र आधार संख्या के द्वारा भुगतान प्राप्त कर सकेंगे। इस हेतु उपभोक्ता और व्यापारी का दोनों का बैंक अकाउंट आधार से लिंक होना चाहिए। इसके अलावा व्यापारी के पास बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट स्कैनर भी होना आवश्यक है। आधार पे के माध्यम से भुगतान पर किसी भी प्रकार का सेवा शुल्क नहीं लिया जाएगा। गौरतलब है 8 नवंबर 2016 को विमुद्रीकरण की घोषणा के बाद देश में डिजिटल लेन देन का प्रयोग बढ़ा है और भीम आधार पे की शुरुआत इस दिशा में मील का पत्थर
प्रश्न 16वीं एशियाई बिलियर्ड्स पुरुष चैंपियनशिप 2017 का विजेता कौन रहा? ऑप्शन ए आलोक कुमार, ऑप्शन बी पी भास्कर, ऑप्शन सी सौरभ कोठारी, ऑप्शन डी पंकज आडवाणी, उत्तर डी संबंधित तथ्य। 8 अप्रैल से 14 अप्रैल 2017 के मध्य 16वीं एशियाई बिलियर्ड्स पुरुष चैंपियनशिप का आयोजन चंडीगढ़, भारत में संपन्न हुआ। इस प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में पंकज आडवाणी भारत ने सौरभ कोठारी भारत को 6-3 सेकंड पराजित कर 16वीं एशियाई बिलियर्ड्स पुरुष चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया। उल्लेखनीय है कि 16 बार विश्व चैंपियन रहे पंकज आडवाणी का यह 6वां एशियाई बिलियर्ड्स एवं 7वां एशियाई चैंपियनशिप का खिताब है। प्रश्न सिंगापुर ओपन सुपर सीरीज 2017 के पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता? ऑप्शन ए के श्रीकांत, ऑप्शन बी साई प्रणीत, ऑप्शन सी मैथियस बोवे, ऑप्शन डी कार्स्टन मोगिनसन, उत्तर बी संबंधित तथ्य। 11 अप्रैल से 16 अप्रैल 2017 के मध्य आयोजित सिंगापुर ओपन सुपर सीरीज के पुरुष एकल वर्ग का खिताब भारत के बी साई प्रणीत ने हमवतन के श्रीकांत को पराजित कर जीत लिया। यह पहला अवसर था जब किसी सुपर सीरीज टूर्नामेंट के फाइनल में भारत के 2 खिलाड़ी पुरुष एकल वर्ग के फाइनल में आमने सामने हुए हों। प्रतियोगिता के महिला एकल वर्ग का खिताब तेई जुयांग, चीनी ताइपे ने कैरोलिना मारिन, स्पेन को पराजित कर जीता। पुरुष युगल वर्ग के फाइनल में मैथियस बोवे और कार्स्टन मोगिनसन दोनों डेनमार्क की जोड़ी ने लीजन हुई और लायो यूचेन दोनों चीन की जोड़ी को हराया। महिला युगल वर्ग के फाइनल में कैमिला राइट जोहल और क्रिस्टीना पेडरसन दोनों डेनमार्क की जोड़ी ने मिसाकी मात्सुतोमो और याका ताकाहाशी दोनों जापान की जोड़ी को हराया। मिश्रित युगल के फाइनल में लुकोई और हुआंग याकियांग दोनों चीन की जोड़ी ने डेचपोल पवारनुग्रो और सबसिरी तैरातनाचाई दोनों थाईलैंड की जोड़ी। प्रश्न हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस सेवा का शुभारंभ किया गया। उपयुक्त प्रश्न में इस संबंध में कौन सा तथ्य सही नहीं है? ऑप्शन ए मुख्यमंत्री ने 150 एम्बुलेंसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, ऑप्शन बी जीवीके एमआरआई के माध्यम से यह सेवा संचालित होगी, ऑप्शन सी इस सेवा का नंबर 102 है, ऑप्शन डी सभी एम्बुलेंस केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत उपलब्ध कराई है, उत्तर सी संबंधित तथ्य। 13 अप्रैल 2017 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस सेवा का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 150 एसी एम्बुलेंसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह सभी एम्बुलेंस जीवन रक्षक उपकरणों से सुसज्जित हैं। शीघ्र ही 100 अतिरिक्त एम्बुलेंस भी इस सेवा में शामिल की जाएंगी। ये सभी एम्बुलेंस केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM के तहत उपलब्ध कराई गई हैं। इन एम्बुलेंस को GPS सिस्टम से मॉनिटर किया जाएगा। जीवीके EMRI के माध्यम से यह सेवा संचालित होगी। इस सेवा का फोन नंबर 108 है। इस नंबर पर सेवा के तहत कॉल करने पर यह एम्बुलेंस 15 मिनट के भीतर सेवा में उपलब्ध होगी। ध्यान यह है कि प्रारंभ की गई 150 एम्बुलेंस में से 75 एम्बुलेंस वर्ष 2014-15 के दौरान तथा 75 एम्बुलेंस 2015-16 के दौरान NHM के तहत केंद्र सरकार ने उपलब्ध कराई थी। दिल्ली से 200 किलोमीटर के दायरे में किसी मरीज को आवश्यकता पड़ने पर दिल्ली तक पहुंचाने की व्यवस्था भी इस सेवा में शामिल है। वर्तमान में 108 सेवा के अंतर्गत 1488 BLS एम्बुलेंस संचालित हैं। इनकी संचालन अवधि 5 वर्ष है। इस सेवा का इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर लखनऊ में स्थापित है। इन एम्बुलेंसों में ट्रांसपोर्ट वेंटिलेटर, मल्टी पैरामोनीटर, डिफिब्रिलेटर, फीटल डॉपलर जैसे विशिष्ट उपकरण लगाए गए हैं। इसमें अति गंभीर रोगों के उपचार हेतु औषधियों के साथ साथ प्रशिक्षित तत्कालीन तकनीशियन की भी व्यवस्था होगी। सेवा प्रदाता को एम्बुलेंस द्वारा माह में कुल तय की गई दूरी के आधार पर भुगतान किया जाएगा। दिन में कॉल प्राप्त होने के 5 मिनट के अंदर सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक और रात्रि में 10 मिनट के अंदर शाम 8 बजे से सुबह 8 बजे तक एम्बुलेंस रवाना
होगी। जिला चिकित्सालय के रोगियों को तत्काल एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध कराई जाएगी। यदि रोगी को जिला चिकित्सालय के अलावा किसी अन्य स्थान से पिकअप करना है तो शहरी क्षेत्र में 30 मिनट एवं ग्रामीण क्षेत्र में 45 मिनट में यह सेवा उपलब्ध होगी। यदि एम्बुलेंस के सामान्य उपकरणों, औषधियों में, कंज्यूमेबल आदि में कमी पाई जाती है तो सेवा प्रदाता कंपनी पर 1000 रुपये प्रति डिफॉल्ट जुर्माना लगाया जाएगा। यदि एयर कंडीशनर एडवांस कमी पाई जाती है तो 10,000 रुपये प्रति डिफॉल्ट। प्रश्न: कन्या विवाह अनुदान योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार पंजीकृत श्रमिकों की 2 पुत्रियों के अंतर्जातीय विवाह हेतु कितनी धन राशि की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी? ऑप्शन ए 50,000 रुपये, ऑप्शन बी 55,000 रुपये, ऑप्शन सी 61,000 रुपये, ऑप्शन डी 65,000 रुपये। उत्तर सी। संबंधित तथ्य 12 अप्रैल 2017 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पंजीकृत श्रमिकों के बच्चों को बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु छात्रवृत्ति योजना प्रारंभ करने का फैसला किया गया। यह छात्रवृत्ति योजना वर्तमान शिक्षा सत्र 2017-18 सेकंड प्रारंभ की जाएगी। इस योजना के तहत कक्षा 1 में 100 रुपये मासिक से लेकर उच्चतर कक्षाओं तक 5,000 रुपये मासिक छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। कन्या विवाह अनुदान योजना के अंतर्गत पंजीकृत श्रमिकों की 2 पुत्रियों के विवाह हेतु स्वजातीय विवाह में 55,000 रुपये तथा अंतरजातीय विवाह में 61,000 रुपये की आर्थिक सहायता राज्य सरकार प्रदान करेगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने श्रमिकों के बच्चों हेतु बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए पूर्व से संचालित 12 आवासीय विद्यालयों के अतिरिक्त 20 जिलों में आवासीय विद्यालय योजना के विस्तारीकरण का निर्देश दिया। असंगठित श्रमिकों को दीनदयाल सुरक्षा बीमा योजना के तहत 2 लाख रुपये तक का सुरक्षा बीमा उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2017-18 में 5 लाख श्रमिकों को शीघ्र ही सुरक्षा बीमा राज्य सरकार प्रदान करेगी। श्रमिकों की सुविधा हेतु एक हेल्प। प्रश्न: 18 अप्रैल 2017 को संपूर्ण विश्व में विश्व विरासत दिवस मनाया गया। वर्तमान में भारत के कुल कितने स्थल विश्व विरासत सूची में शामिल हैं? ऑप्शन ए 36, ऑप्शन बी 78, ऑप्शन सी 35, ऑप्शन डी 32। उत्तर सी। संबंधित तथ्य 18 अप्रैल 2017 को संपूर्ण विश्व में विश्व विरासत दिवस, वर्ल्ड हेरिटेज डे अथवा स्मारक एवं पुरास्थलों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, इंटरनेशनल डे फॉर मॉन्यूमेंट एंड साइट्स मनाया गया। वर्ष 2017 में इस दिवस का मुख्य विषय सांस्कृतिक विरासत और सतत पर्यटन, कल्चरल हेरिटेज एंड सस्टेनेबल टूरिज्म। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य लोगों का ध्यान विश्व विरासत स्थलों की ओर आकर्षित करना, उनके प्रति जागरूकता फैलाना तथा उनकी सुरक्षा व संरक्षा करना है। इस दिवस की शुरुआत 8 अप्रैल 1982 को हुई थी, जब मास ICOMOS संस्था ने ट्यूनीशिया में अंतर्राष्ट्रीय स्मारक और पुरास्थल दिवस का आयोजन किया था। वर्तमान में भारत के कुल 35 स्थल विश्व विरासत सूची में शामिल हैं, जिनमें से 27 को सांस्कृतिक श्रेणी, 7 को प्राकृतिक और 1 को मिश्रित श्रेणी में स्थान। प्रश्न: हाल ही में संपन्न बहरीन ग्रैंड प्रिक्स फॉर्मूला 1 रेस का विजेता कौन रहा? ऑप्शन ए निको रॉसबर्ग, ऑप्शन बी सर्जियो पेरेज, ऑप्शन सी लुइस हैमिल्टन, ऑप्शन डी सेबेस्टियन वेट्टेल। उत्तर डी। संबंधित तथ्य: फॉर्मूला 1 सत्र 2017 की तीसरी रेस बहरीन ग्रैंड प्रिक्स का आयोजन 14 अप्रैल से 16 अप्रैल 2017 के मध्य सुखिर बहरीन में संपन्न हुआ। 308.238 किलोमीटर की रेस को 1 घंटा 33 मिनट 53 सेकंड 374 समय में पूरा कर फरारी टीम के जर्मन चालक सेबेस्टियन वेट्टेल ने विजय प्राप्त की। मर्सिडीज टीम के ब्रिटिश चालक लुइस हैमिल्टन इस रेस में द्वितीय स्थान पर। प्रश्न: हाल ही में तुर्की में राष्ट्रपति शासन प्रणाली लागू किए जाने के संदर्भ में कराए गए जनमत संग्रह में राष्ट्रपति रजब तायिब एर्दोगान ने कितने प्रतिशत मत पाकर जीत हासिल की? ऑप्शन ए 55.41%, ऑप्शन बी 54.86%, ऑप्शन सी 51.40%, ऑप्शन डी 48.3%। उत्तर सी। संबंधित तथ्य: 16 अगस्त
2017 को तुर्की में राष्ट्रपति शासन प्रणाली लागू किए जाने के संदर्भ में कराए गए जनमत संग्रह के परिणाम घोषित किए गए। इस जनमत संग्रह में राष्ट्रपति रजब तायिब एर्दोगान ने 3% से भी कम अंतर से जीत हाल इसकी इस नई शासन प्रणाली के पक्ष में 51.40% और विरोध में 48.60% मत पड़े। ध्यातव्य है कि राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियां बढ़ाने को लेकर यह जनमत संग्रह आपातकाल के बीच कराया गया है। नए व्यवस्था के तहत यदि राष्ट्रपति एर्दोगन वर्ष 2019 एवं 2024 के चुनाव में विजेता होते हैं तो 2029 तक राष्ट्रपति रह सकते हैं। नई व्यवस्था नवंबर 2019 के राष्ट्रपति एवं संसदीय चुनाव के बाद प्रभावी होगी। राष्ट्रपति का शासनकाल 5 वर्ष और अधिकतम 2 कार्यकाल होगा। समस्त कार्यकारी शक्तियां राष्ट्रपति के पास होंगी। राष्ट्रपति के पास कैबिनेट मंत्रियों की नियुक्ति, आदेश जारी करने, सरकारी अधिकारियों, जजों की नियुक्ति और उनको बर्खास्त करने का अधिकार होगा। इसके अलावा न्यायिक मामलों में हस्तक्षेप, आपातकाल लागू करने और संसद को भंग करने का भी अधिकार होगा। उल्लेखनीय है कि मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रपति के पास कार्यकाल। प्रश्न, हाल ही में यूनाइटेड किंगडम से चीन के लिए पहली मालगाड़ी रवाना हुई। उपयुक्त प्रश्न में इस संदर्भ में कौन सा तथ्य सही नहीं है? ऑप्शन ए, यह मालगाड़ी लगभग 7,500 मील की दूरी तय करेगी। ऑप्शन बी, यह मालगाड़ी 6 देशों से होकर गुजरेगी। ऑप्शन सी, यह स्टैनफोर्ड ली होप के डीपी वर्ल्ड लंदन गेटवे रेल टर्मिनल से झेजियांग प्रांत के वू शहर तक जाएगी। ऑप्शन डी, इस मालगाड़ी पर लदे 30 कंटेनरों से विभिन्न उत्पादों सहित ब्रिटिश माल चीन भेजे गए हैं। उत्तर बी, संबंधित तथ्य 10 अप्रैल 2017 को यूनाइटेड किंगडम से चीन के लिए पहली मालगाड़ी रेल फ्रेट सर्विस रवाना हुई। यह मालगाड़ी लगभग 7,500 मील की दूरी 17 दिन में तय करके चीन पहुंचेगी। इस मालगाड़ी पर लदे 30 कंटेनरों में शीतल पेय, विटामिन और शिशु उत्पादों सहित ब्रिटिश माल चीन भेजे गए हैं। यह स्टैनफोर्ड ली होप के डीपी वर्ल्ड लंदन गेटवे रेल टर्मिनल से झेजियांग प्रांत पूर्वी चीन के वू शहर के लिए रवाना हुई है। यह मालगाड़ी 7 देशों से होकर गुजरेगी और 27 अप्रैल को अपने गंतव्य स्थल पर पहुंचेगी। यह 7 देश हैं: फ्रांस, बेल्जियम, जर्मनी, पोलैंड, बेलारूस, रूस और कजाकिस्तान। यह रेल सेवा चीन के वन बेल्ट वन रोड कार्यक्रम का एक भाग है। इस कार्यक्रम के तहत चीन पश्चिमी देशों से जोड़ने वाले लगभग 2000 वर्ष पुराने सिल्क रोड ट्रेडिंग रूट को नए सिरे से शुरू करना चाहता। प्रश्न, हाल ही में वरिष्ठ IPS अधिकारी गीता जौहरी को किस राज्य का नया पुलिस महानिदेशक DGP नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए, उत्तराखंड। ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन सी, गुजरात। ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल। उत्तर सी, संबंधित तथ्य 4 अप्रैल 2017 को गुजरात सरकार ने वरिष्ठ IPS अधिकारी गीता जौहरी को राज्य का नया पुलिस महानिदेशक DGP नियुक्त किया। वह राज्य की पुलिस महानिदेशक नियुक्त होने वाली पहली महिला है। इस पद पर वह PP पांडे का स्थान लेंगी। वह वर्ष 1982 बैच की IPS अधिकारी हैं। नियुक्ति से पूर्व वह गुजरात राज्य पुलिस आवास निगम की प्रबंध निदेशक थी। प्रश्न, BWF इंडिया ओपन सुपर सीरीज 2017 का महिला एकल का खिताब किसने जीता? ऑप्शन ए, PV सिंधु। ऑप्शन बी, कैरोलिना मारिन। ऑप्शन सी, साइना नेहवाल। ऑप्शन डी, सुंग जी यून। उत्तर, संबंधित तथ्य 28 मार्च से 2 अप्रैल 2017 के मध्य BWF इंडिया ओपन सुपर सीरीज 2017 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। इस प्रतियोगिता में महिला एकल का खिताब PV सिंधु ने विश्व चैंपियन स्पेनिश खिलाड़ी कैरोलिना मारिन को हराकर जीता। सिंधु इस प्रतियोगिता के फाइनल में पहली बार पहुंची थीं और पहली बार में ही वह इसे जीतने में सफल रहीं। पुरुष एकल का खिताब डेनमार्क के विक्टर एक्सेल्सन ने ताइवान के चौ तियान चैन को हराकर जीता। पुरुष युगल के फाइनल में मार्कस वान गिडियोन और केविन संजासु कामुल्जों की जोड़ी ने रिकी कारोंडासुवा और अंग प्राटमा की जोड़ी को हराया। ये
खिलाड़ी इंडोनेशिया के हैं। महिला युगल के फाइनल में शिहो तेनाका और कोहारू योनेमोटो की जोड़ी ने नाओको फुकुमान और कुरुमी युनाओ की जोड़ी को हराया। ये चारों महिला खिलाड़ी जापान की हैं। मिश्रित युगल के फाइनल में लुकाई और हुआंग याकियांग की जोड़ी ने जिंग सवेई और चेन किंग चेन की जोड़ी को। प्रश्न, हाल ही में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा नई मेगा पावर पॉलिसी 2009 के तहत मेगा पावर प्रोजेक्टों को पूरा करने की अवधि कितनी निर्धारित की गई है? ऑप्शन ए 60 माह, ऑप्शन बी 80 माह, ऑप्शन सी 100 माह, ऑप्शन डी 120 माह, उत्तर डी संबंधित तथ्य 31 मार्च 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा नई मेगा पावर पॉलिसी को मंजूरी प्रदान की गई। इस नई पॉलिसी के तहत 25 बिजली परियोजनाओं को मेगा प्रोजेक्ट का दर्जा प्रदान किया गया है। इस निर्णय से इन बिजली परियोजनाओं के निर्माण की बाधा दूर होगी और बिजली उत्पादन शुरू हो सकेगा। मेगा पावर प्रोजेक्टों को पूरा करने की अवधि 60 माह 5 वर्ष से बढ़ाकर 120 माह 10 वर्ष कर दी गई है। इस पॉलिसी के तहत इन परियोजनाओं को यह भी प्रदान की गई है कि उन्होंने बिजली खरीदारों से जितनी बिजली की बिक्री का समझौता किया है उसके अनुसार उन्हें बैंकों से ऋण प्राप्त हो सकेगा। वर्तमान में पूरी बिजली की बिक्री के समझौते के बाद ही बैंकों से ऋण प्राप्त करने का नियम था। सरकार का लक्ष्य वर्ष 2022 तक देश के सभी नागरिकों को उचित मूल्य पर पर्याप्त बिजली उपलब्ध। प्रश्न, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा किस स्थिति को मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2016 में बदलाव को मंजूरी प्रदान की गई? ऑप्शन ए 31 मार्च 2017, ऑप्शन बी 1 अप्रैल 2017, ऑप्शन सी 2 अप्रैल 2017, ऑप्शन डी 3 अप्रैल 2017, उत्तर संबंधित तथ्य 31 मार्च 2017 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2016 में बदलाव को मंजूरी प्रदान की गई। इससे ड्राइविंग लाइसेंस व वाहन पंजीकरण को आधार से जोड़ने और यातायात नियमों के उल्लंघन पर भारी जुर्माना का प्रस्ताव किया गया है। इस अधिनियम में संशोधन के तहत आधार नंबर के माध्यम से लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस हेतु ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इससे ऑनलाइन सेवाओं में प्रामाणिकता सुनिश्चित होगी। साथ ही डुप्लीकेट लाइसेंस निर्माण पर भी रोक लगेगी। इस विधेयक में किए गए बदलाव को मंजूरी मिलने के बाद वाहन डीलर ऑल इंडिया इलेक्ट्रॉनिक रजिस्टर के माध्यम से वाहनों का पंजीकरण कराने और उनके नंबर जारी करने हेतु भी अधिकृत होंगे। प्रश्न, वर्ष 2015 के लिए केंद्रीय हिंदी संस्थान द्वारा दिए जाने वाले हिंदी सेवा सम्मान की पुरस्कार राशि 1 लाख रुपये से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? ऑप्शन ए 2 लाख रुपये, ऑप्शन बी 3 लाख रुपये, ऑप्शन सी 4 लाख रुपये, ऑप्शन डी 5 लाख रुपये, उत्तर डी ऑप्शन डी 5 लाख रुपये, उत्तर डी। संबंधित तथ्य 10 अप्रैल 2017 को केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा द्वारा वर्ष 2015 के लिए हिंदी सेवा सम्मान की घोषणा की गई। केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा मानव संसाधन विकास मंत्रालय के उच्चतर शिक्षा विभाग भाषा प्रभाग के अंतर्गत द्वितीय और विदेशी भाषा के रूप में हिंदी के शिक्षण, प्रशिक्षण, अनुसंधान और बहुआयामी विकास के लिए कार्यरत एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शैक्षिकी संस्था है। इसका संचालन स्वायत्त संगठन केंद्रीय हिंदी शिक्षण मंडल द्वारा किया जाता है। वह 89 से प्रारंभ हुई। अखिल भारतीय हिंदी सेवा सम्मान योजना के अंतर्गत वर्ष 2014 तक 7 अलग अलग पुरस्कार श्रेणियों के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाले 14 हिंदी सेवी विद्वानों को प्रतिवर्ष सम्मानित किया जाता रहा है। पुरस्कृत विद्वानों को संस्थान की ओर से भारत के राष्ट्रपति द्वारा 1 लाख रुपए, शॉल तथा प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता रहा है। वर्ष 2015 से पुरस्कार श्रेणियों की संख्या 7 से बढ़ाकर 12 एवं पुरस्कार राशि को 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया गया, जबकि विद्वानों की संख्या 26 हो गई है। वर्ष 2015 के पुरस्कारों से सम्मानित होने वाले विद्वानों की सूची क्षेत्रवार निम्नवत है। गंगाशरण सिंह पुरस्कार हिंदी प्रचार प्रसार व हिंदी प्रशिक्षण के क्षेत्र।
में उल्लेखनीय योगदान हेतु प्रोफेसर एस शेषेशारत्नम, विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश, डॉक्टर एम गोविंदराजन, चेन्नई, तमिलनाडु, प्रोफेसर हरमहेंद्र सिंह बेदी, प्रोफेसर एच सुब्बनी देवी, इम्फाल, मणिपुर, गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार, हिंदी पत्रकारिता तथा जनसंचार के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान हेतु बलदेव शर्मा, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, राहुल देव, गुरुग्राम, हरियाणा, आत्माराम पुरस्कार, विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान एवं अभियांत्रिकी के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान हेतु डॉक्टर गिरीश चंद्र सक्सेना, आगरा, उत्तर प्रदेश, डॉक्टर फनी भूषण दास, बिहार, सुब्रमण्य भारती पुरस्कार, सर्जनात्मक एवं आलोचनात्मक क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान हेतु डॉक्टर सूर्य प्रसाद दीक्षित, लखनऊ, उत्तर प्रदेश, चंद्रकांता, गुरुग्राम, हरियाणा, महापंडित राहुल सांस्कृत्यायन पुरस्कार, हिंदी माध्यम से ज्ञान के विविध क्षेत्र, पर्यटन एवं पर्यावरण के क्षेत्र में मौलिक अनुसंधान हेतु चित्रा मुदगल, दिल्ली, डॉक्टर जयप्रकाश कदम, दिल्ली, डॉक्टर जॉर्ज ग्रियासन पुरस्कार, विदेशी हिंदी विद्वान को विदेशों में हिंदी के प्रचार प्रसार एवं लेखन में उल्लेखनीय योगदान हेतु प्रोफेसर ताकेशी फुजिरी, जापान, प्रोफेसर गब्रिएला निकोलेवा, पद्म भूषण, डॉक्टर मोटूरी सत्यनारायण पुरस्कार, किसी अप्रवासी भारतीय विद्वान को विदेशों में हिंदी के प्रचार प्रसार एवं लेखन में उल्लेखनीय योगदान हेतु डॉक्टर पुष्पिता अवस्थी, नीदरलैंड, डॉक्टर पद्मेश गुप्त, लंदन, वर्ष 2015 में शामिल नए पुरस्कार श्रेणी सरदार वल्लभ भाई पटेल पुरस्कार, कृषि विज्ञान एवं राष्ट्रीय एकता के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य हेतु डॉक्टर बिया चीपा, बीकानेर, राजस्थान, डॉक्टर दया प्रकाश सिन्हा, नोएडा, दीनदयाल उपाध्याय पुरस्कार, मानविकी के क्षेत्र में कला, संस्कृति एवं विचार की